दोस्तों बात करें जो iQOO है उसकी Z सीरीज के साथ हमेशा खास बात हमेशा ये रही है कि सबसे अच्छा प्रोसेसर आपको सबसे अफोर्डेबल रेट में देखने को मिलता है और ऐसी कुछ चीजें हमें कुछ समय पहले तक देखने को मिलती थी वन प्लस की तरफ से। और अभी देखा तो जब दोनों कंपनीज एक ही प्राइस पॉइंट पे आ गई तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि आखिर iQOO Z6 Pro की कहानी क्या है वर्सेस वन प्लस का Note CE2। क्योंकि देखा तो सबसे अच्छे प्रोसेसर के साथ सबसे अच्छा बेटर एक्सपीरियंस आपको कौन दे रहा है और वैल्यू फॉर मनी कौन दे रहा है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहली चीज, जब दोनों फोन का आप हाथ में पकड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा एक अलग टाइप का यहाँ पे फील देखने को मिलेगा। वेल फील्स के बारे में बात बताता हूँ। यहाँ पे देखा जाता है जो वन प्लस का फोन है वो हल्का सा पतला लाइट वेट देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे आपको हल्का सा यहाँ पे जो मिरर वाली फिनिश होती है वो देने की कोशिश की गई। हालांकि एक ग्लॉसी प्लास्टिक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने कोई खिलौना वगैरह पकड़ा है जो बिल्कुल यहाँ पे चिकना रहता है। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। और ओवरऑल बात करें इन हैंड फील के हिसाब से हल्का सा जो फोन रहता है वो यहाँ पे हॉलो फील होता है, ये एक चीज है। तो वही बात करें iQOO की, तो हालांकि iQOO में भी फ्रेम और पीछे का बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक और जो पीछे का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे थोड़ा सा सही है। और यहाँ पे बात करते हो जो फोन रहता है वो इन हैंड फील के हिसाब से इतना हॉलो फील नहीं होता। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो वन प्लस ऐसा चीप फील होता है हल्का सा, लेकिन वही बात करें iQOO की तो हल्का सा स्टडी फील होता है हाथ में। लेकिन एक बात है कि iQOO जो वो हल्का सा भारी और हल्का सा इसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन चलिए ओवरऑल डिजाइन वगैरह तो होती रहेंगी बातें, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि इंटरनल हार्डवेयर क्या है, इंटरनल मसाला क्या है, और वो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूर रहती है। और यहाँ पे देखा तो सबसे पहले इन्होंने डाल रखा है प्रोसेसर। और प्रोसेसर में बहुत ही अलग खेल है। जहाँ एक जमाने में वन प्लस स्नैपड्रैगन पे फोकस करती थी, अब मीडियाटेक पे कर रही हो, मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 दे रही है। वहीं iQOO जो है वो यहाँ पे मीडियाटेक को छोड़ के यहाँ पे स्नैपड्रैगन को पकड़ रखा है। लेकिन अच्छा काम इन्होंने किया कि स्नैपड्रैगन का एक अच्छा प्रोसेसर डाला जो कि 778G, और डिमेंसिटी 900 वर्सेस 778G ये सिर्फ एक तरफा खेल हो जाता है, क्योंकि 778G एक बेटर प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। डे टू डे टास्क दोनों में अच्छे तरीके से हो जाएंगे, लेकिन गेमिंग वगैरह करनी है उन सब के अंदर आपको जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी वो डेफिनेटली आपको एक 778G दे सकता है। और 778G के बारे में बता चुका हूँ कि एक अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है जिसके अंदर हीटिंग नहीं होती, प्लस बैटरी बैकअप आपको देता है। और ये इस प्रोसेसर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे खास बात हो जाती है। खैर सारी बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही अगर मैं इसे डिमेंसिटी 900 से कंपेयर करूँ तो ऑन पेपर तो 778G आगे निकल जाता है। और वहीं अगर हम परफॉर्मेंस कंपेयर करें अगर AnTuTu स्कोर से तो लगभग 5,40,000 के अराउंड स्कोर आ जाता है यहाँ पे iQOO के Z6 Pro का। और OnePlus Nord CE2 का थोड़ा लो स्कोर आता है जो कि 4,79,000 के अराउंड। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है जहाँ पे इसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर और स्लाइटली इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे iQOO के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलती है जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा लिक्विड कूलिंग एरिया है। तो वो एक अच्छी चीज़, अगर लॉन्ग टर्म गेमिंग खेलते हैं आप लोग और आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो iQOO Z6 Pro में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर OnePlus वाले यहाँ पे डिमेंसिटी 920 देते तो कहानी यहाँ पे काफी ज्यादा अलग होती है। और इवन अगर आप लोग गेम वगैरह खेलने के शौकीन है तो 778 जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, ज्यादातर गेम स्नैपड्रैगन के हिसाब से थोड़े ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, तो वहां पर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम एक पावरफुल जो फोन रहता है यहाँ पे हम iQOO को कह सकते हैं। लेकिन वही बात करें सॉफ्टवेयर में कहानी काफी ज्यादा बदल जाती है। अब आप लोग को मालूम है यहाँ पे OnePlus यहाँ पे क्यों फेमस था। OnePlus के फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन इधर ये था कि उसके अंदर ऑक्सीजन ओएस होता था। और ऑक्सीजन ओएस के बारे में कहा जाता था कि स्टॉक एंड्रॉइड ऑन स्टेरॉइड्स है, यानी कि एक जमाने में ऑक्सीजन ओएस स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर फीचर्स डाल के देता था। करंटली बात करें ऑक्सीजन ओएस जा चुका है इधर, लेकिन अब आपको क्या देखने को मिलता है, कलर ओएस देखने को मिलता है जिसके अंदर ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते। अब पूरा का पूरा इंटरफेस यहाँ पे आपको कलर ओएस वाला ही लुक एंड फील यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बात करें iQOO भी यहाँ पे फन टच ओएस लेके आता है। अब दोनों के अंदर बात करें दोनों बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए। फन टच ओएस में पिछले काफी लंबे समय में काफी एक बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन वहीं बात करें तो फन टच ओएस में आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर और हॉट एप्स हॉट गेम्स ये सब चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात है कि इन सब चीजों को आप डिसेबल कर सकते हैं। हॉट एप्स हॉट गेम्स आप डिसेबल कर दे, और कुछ जो ब्लोटवेयर अगर आप वो डिसेबल या अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपको एक बिल्कुल जैसा वन प्लस में क्लीन एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल मिलेगा। और इवन आप मेरी बात माने कि अगर आप ऑक्सीजन ओएस से फन टच ओएस पे अगर कोई शिफ्ट होता है तो उसे यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही सही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जैसा कि शायद आप ऑक्सीजन ओएस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक खास बात यहाँ पे कि ऑक्सीजन ओएस जो कि कलर ओएस वाले तो कलर ओएस के फीचर्स लेके आता है, जैसे कस्टम एओडी वाली जो चीजें रहती है वो यहाँ पे इसको थोड़ा और बेटर बना देती है। इवन NFC भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बात करें iQOO में यहाँ पे कस्टमाइजेशन के काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डायनामिक इफेक्ट्स वगैरह, और एक एक चीज आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि जहां पहले OnePlus वाले लेटेस्ट एंड्रॉइड देते थे, वहां पे अब OnePlus में पिछले साल का एंड्रॉइड 11 है। 12 का अपडेट आएगा, कब आएगा पता नहीं, और उसमें बग्स कैसा होंगे, क्या हिसाब किताब होगा वो नहीं पता। लेकिन भाई iQOO ने अपडेट में अच्छा काम करके सॉफ्टवेयर में ये
लोग आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दे रहे हैं और एंड्रॉइड 12 बहुत ही सही तरीके से काम करता है। मतलब आप खुद देखिए कि आपको एक जगह एंड्रॉइड 11 मिल रहा है और एक जगह एंड्रॉइड 12 मिल रहा है। वहीं पे बात करें तो एंड्रॉइड 11 में से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 12 में सबसे बड़ी चीज जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स में। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन शेयरिंग, प्राइवेसी डैशबोर्ड, इन सब चीज़ों से आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो फोन है उसके अंदर जो एप्लीकेशन वो कौन सी परमिशन कब ले रही है। तो प्राइवेसी ट्रैक करने के लिए उसके हिसाब से एंड्रॉइड 12 यहाँ पे काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है इधर। तो ये एक चीज़ है। हालांकि दोनों OS है, लेकिन यहाँ पे वन प्लस को सीरियसली यहाँ पे अपने अपडेट्स वगैरह पे काम करना और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देना पड़ेगा, नहीं तो iQOO बेटर हार्डवेयर और बेटर सॉफ्टवेयर के दम पे शायद बहुत ही ज़्यादा आगे निकल सकता है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें कैमराज में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कैमरा में दोनों फोन बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है। मतलब एग्जैक्ट कैमरा सेटअप सेम है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 64 मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, दोनों फोन में एग्जैक्ट सेम है। मैक्रो कैमरा यहाँ पे इसमें फ्लैश के बगल में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो कैमरा को इसके अल्ट्रा वाइड के बगल में इन्होंने प्लेस किया। डिजाइन में पीछे का लुक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन के अंदर जो कैमरा 64 मेगापिक्सल का आउटपुट लेता है वो रियलिटी में 16 मेगापिक्सल की इमेजेस होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ओवरऑल इमेजेस की, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी इमेजेस दोनों फोन में देखने को मिलती है, पर iQOO हैज बेटर इमेजेस। ओवरऑल बात करें तो कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा पंची देखने को मिलता है, ब्राइटर इमेजेस देखने को मिलती है और क्वालिटी मेन कैमरा से जो इमेजेस की आती है वो काफी अच्छी है। और एक बात यहाँ पे लगी कि यहाँ पे iQOO जो है वो सेम लाइटिंग कंडीशन में जो फेसेस वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। यानी कि अगर ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फोटो लेनी है, iQOO आगे यहाँ पे निकल जाता है और ये चीज यहाँ पे काफी सही तरीके से काम करती है अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में। वहीं बात करें हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में, तो कुछ जगह यहाँ पे वन प्लस की इमेजेस रहती है, लेकिन iQOO के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी डिटेल कैप्चर होती है। वहीं जो वन प्लस रहता है ना, यहाँ पे आपकी जो स्मूथ रहती है ना इमेजेस वो कर रहा है, वो थोड़ी यहाँ पे अननेचुरल लगती है। लेकिन ये चीज है मोर और लेस यहाँ पे iQOO G6 का कैमरा थोड़ा सा अपर हैंड यहाँ पे ले लेता है। खैर यहाँ पे मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात कर ली, लेकिन सेल्फी कैमरा में यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेम सेल्फी कैमरा दोनों फोन में है। लेकिन यहाँ पे बात यह कि वन प्लस वालों ने सेल्फी कैमरे बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। यहाँ पे देखा तो इसकी इमेज ऐसा लगता है कि 15,000 से कम फोन के अंदर ली गई है सेल्फीज की क्वालिटी, क्योंकि iQOO वाला सेल्फीज काफी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है, स्किन टोन वगैरह सही है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है आपका वन प्लस वो उतनी अच्छी सेल्फीज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो खैर ये एक चीज होती है कैमरा के बारे में। और इसी के साथ बात करें हम बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे 66 वाट की फ्लैश चार्जिंग मिलती है iQOO में और 65 वाट की सुपर वूक मिलती है आपको वन प्लस में। अब कहने को तो iQOO की चार्जिंग 1 वाट ज्यादा है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल टेस्ट मैंने किया, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और 30 to 35 मिनट्स दोनों में टाइम बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। चार्जिंग में तो आपको टाइमिंग में दोनों फोन में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में बहुत ही अच्छी स्पीड्स मिल रही हैं। लेकिन वहीं बात करें बैटरी के आउटपुट की, तो यहाँ पे खेल है, क्योंकि पहली बात तो है कि iQOO के अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी है, 4700 mAh की बैटरी है, वहीं 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल रही है वन प्लस के अंदर। और दोनों में देखा तो 200 mAh तो भले ही ज्यादा है, तो हल्का सा आउटपुट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमें पता है ना 778G ज्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली चार्जिंग स्पीड सेम है, लेकिन अगर आपको हल्का सा लंबा अगर बैटरी बैकअप चाहिए तो iQOO आप लोगों के लिए काफी सही चॉइस होता है। और ऐसी आगे बढ़ के कहानी आती है इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले में बात किया तो दोनों ही फोन में 6.4 इंच का FHD+ डिस्प्ले, लेकिन दोनों में ही 90 हर्ट्ज का पैनल लगा हुआ और यहाँ पे AMOLED स्क्रीन है। और इवन देखा तो क्वालिटी वगैरह दोनों की काफी जैसा ही है। हालांकि डिफरेंस बस एक ही आ जाता है, नॉच और पंच होल का। यहाँ पे iQOO वालों ने वाटर ड्रॉप नॉच दिया जो कि थोड़ा पुराना लगता है, जबकि जो पंच होल रहता है वो थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग डिजाइन देता है वन प्लस को। ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन है। और इसके अंदर एक और पॉइंट अगर ऐड करना चाहते हो तो iQOO में हल्की सी जो बेजल्स होती है वो यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पे iQOO G6 Pro में ये खास बात ये है कि यहाँ पे इसके अंदर आपको ब्राइटनेस लेवल थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि आपको यहाँ पे OnePlus Nord C2 से ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके अंदर अगर आप HDR कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट में हल्का सा बेटर आपको ब्राइटनेस के मामले में डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नॉच और होल पंच का खेल है। अगर iQOO वाले यहाँ पे अगर होल पंच दे देते तो वो और एक बेटर चीज होती है। इसके साथ ही दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड माउंटेड देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छी स्पीड से काम करता है। iQOO की स्पीड हल्की सी फास्ट थी, लेकिन दोनों ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके साथ ही बात किया तो दूसरे काफी सारे फीचर की, तो जैसे OnePlus की पहचान होता है अलर्ट स्लाइडर, लेकिन बात है कि Nord C2 में अलर्ट स्लाइडर दिया ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जैसे Oppo का फोन ही पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे चिपकाया जा रहा है और OnePlus की जो कोर वैल्यू यहाँ पे जा रही है। लेकिन वहीं iQOO में देखा जाए तो कुछ चीजें यहाँ पे बेटर करी। जिसकी बात करें वेपर
चेंबर लिक्विड कूलिंग को उन्होंने डाला है ताकि अगर कोई लंबे समय तक गेम खेलना चाहता है तो हीटिंग वगैरह कंट्रोल की जा सके। और ओवरऑल बात करें तो iQOO Z6 Pro का हैप्टिक फीडबैक यहाँ काफी अच्छा है। OnePlus के अंदर तो लीनियर मोटर मिलती ही नहीं है, जिस कारण से उसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 4D गेमिंग वाइब्रेशन, हैप्टिक फीडबैक की क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है iQOO Z6 Pro में, वो सारी चीजें। और एक्सटेंडेड 4GB रैम वाले जो फीचर्स होते हैं वो है सब। लेकिन यहाँ पे OnePlus में सिर्फ एक ऐसा फीचर लगा कि जो यहाँ पे लीनियर स्पीकर दे रखा है उन्होंने, उसकी क्वालिटी यहाँ पे काफी जबरदस्त लगी। और तो और बात की जाए तो यहाँ पे OnePlus Nord C2 में आपको जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको सही देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात किया तो दोनों ही फोन यहाँ पे सही है। दोनों में से कोई भी फोन अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे तो आप यहाँ पे गलत नहीं होने वाले। आपको दोनों में ही काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन अगर बात है कि अगर आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग या ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले गेमिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए iQOO हो जाता है। और अगर आप OnePlus के फैन हो तो क्या कह सकते हैं कि फिर तो OnePlus Nord CE2 है अगर आपको OnePlus के ब्रांड के पीछे जाना है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन वाइज तो iQOO थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगर iQOO वाले नॉच हटा के पंच होल दे दे और डिफॉल्ट में अगर ब्लोटवेयर सारे हटा दे तो टोटली परफेक्ट फोन बन सकता है, बिलीव मी। तो यहाँ पे देखा जाए तो iQOO OnePlus की कहानी ऐसी रहती है। दोनों ही फोन काफी सही अपनी अपनी जगह। बाकी आप लोग की यहाँ पे चॉइस कौन सी रहेगी बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।